हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि हमारे यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 4th टॉपिक है। तो इसमें सिलेबस में मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और सॉवरेंटी की थ्योरी दी गई है। तो इस वीडियो में हम मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स को समझेंगे, और इसकी थ्योरी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉवरेंटी का मीनिंग समझना होगा कि सॉवरेंटी होती क्या है। तो जो सॉवरेंटी है वो वर्ड सुप्रानस से निकल के आई है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम या फिर परमाउंट पावर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सॉवरेंटी किस शब्द से, किस टर्म से निकला हुआ है, तो सुप्रानस याद रखना है। कभी कभी मीनिंग भी पूछ लेता है, वहाँ पे आपको सुप्रीम पावर ना दे के आपको परमाउंट पावर दे देगा, तो या पैरामाउंट पावर दे देगा, तो वो भी याद रखना है आपको। अच्छा, सॉवरेंटी होती क्या है? तो इन पॉलिटिकल साइंस it is related to state. Okay, the supreme power of the state, where state determine to framework of rulers and rules regulation in a given territory to govern. ठीक है, एक स्टेट में जो स्टेट के पास सुप्रीम पावर होती है रूल बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, वहाँ उस टेरिटरी में गवर्न करने की, वही सॉवरेंटी कहलाती है। तो पॉलिटिकल साइंस में ये स्टेट की पावर से रिलेटेड होता है। अच्छा, तो फर्स्ट पायोनियर थिंकर कौन थी सॉवरेंटी की, या किनके राइटिंग से निकल के आया था? तो वो जीन बॉडिंग थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1576 में, ट्रीटाइज 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है हु वॉज द फर्स्ट पायोनियर थिंकर ऑफ सॉवरेंटी, तो जीन बोदा। ठीक है, इसके अलावा मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू भी इसके थिंकर्स हैं। इसके की एलिमेंट्स क्या हैं? अगर कभी कभी ये पूछ लेता है कि की एलिमेंट्स क्या हैं, तो लीगलिस्टिक सेंस में अगर देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिविटी ऑफ जुरिस्डिक्शन है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में, यानी कि जो स्टेट होता है, स्टेट अपने जुरिस्डिक्शन में जो उसकी टेरिटरी होती है उसमें गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए, किसी उस पर गवर्न करने के लिए या रूल करने के लिए उस पर किसी की बाध्यता नहीं होती है, यानी कि किसी और का कंट्रोल नहीं होता है स्टेट पे। तो उसकी मतलब उसकी जो जुरिस्डिक्शन हो गई, इस पर किसी और का कंट्रोल नहीं, ना बाहरी हस्तक्षेप हो सकता है, ना इंटरनली हस्तक्षेप हो जाता है। तो यही एक्सक्लूसिविटी ऑफ जुरिस्डिक्शन है कि उस अपने जुरिस्डिक्शन में वो ही सुप्रीम होता है। और सॉवरेंटी को कभी कभी पॉपुलर सॉवरेंटी या के नाम से भी जाना जाता है, और पॉपुलर सॉवरेंटी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से जानते हैं। ओके, एंड आपने समझना होगा कि ये जो पॉपुलर सॉवरेंटी है, इट मे बी एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली एज इन पॉपुलर असेंबली और मोर कॉमनली इनडायरेक्टली थ्रू द election of representatives of government, and also this is known as representative democracy. And representative democracy क्या होता है? हम कह सकते हैं कि a system of government currently used in most western nations and former colonies. It exists other forms such as constitutional monarchies, okay, and usually identical in political realities as in the United Kingdom and Commonwealth realm. System of representative democracy can also be mixed with other methods of government, for instance the use of referendum in many countries. And
कुछ डेफिनेशंस है, और यहाँ पे अगेन मैंने डेफिनेशन पूरी नहीं लिखी है, बल्कि आपको याद कराने के लिए, और जैसे मैंने याद किया है वैसे मैंने इसके कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि हमें याद हो, चीज़ें भूलें नहीं। तो जीन बोदा जो है वो सॉवरेंटी को एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल मानते थे। तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल सॉवरेंटी की बात की है जीन बोदा ने। एंड ग्रोटियस मोरल सॉवरेंटी की बात करते हैं, ये आपने नहीं बोलना है। और आपको ये भी याद रखना है कि ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, तो हुगो ग्रोटियस हैं। इन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था स्टेट थ्योरी में या स्टेट की इंटरनेशनल अफेयर में। ग्रोटियस ने एक सिस्टम मतलब उन्होंने ये कहा था कि एक इंटरनेशनल लॉ में एक सिस्टम होना चाहिए जिसके 2 फाउंडेशन होने चाहिए। एक ये होना चाहिए कि जो नेशंस होते हैं वो नेचुरल लॉ होते हैं, नेचुरल लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वहाँ पे राइट टू रीज़न होना चाहिए। ओके, सिटीज़न के पास राइट टू रीज़न होना चाहिए, और वहाँ पे मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है। और इन्होंने सेकंड बात ये बोली थी कि जो लॉ ऑफ नेशंस होना चाहिए वो फ्री कंसेंट पर आधारित होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट यानी कि लोगों की कंसर्न लेनी चाहिए, सहमति लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें उनका जो व्यू देखता है वो मोरालिटी की तरफ दिखता है। तो मोरल सॉवरेंटी की बात ग्रोटियस ने की हुई थी। थॉमस हॉब्स को देखेंगे तो इनकी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के एक्सपोनेंट हैं, और इन्होंने ये बोला था कि जो सॉवरेंटी जो स्टेट होती है वो लोगों की विल का नतीजा होती है। मतलब लोग चाहते हैं तो स्टेट बनता है, इसीलिए ये वो सॉवरेंटी को स्टेट में निहित मानते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अगर देखा जाए तो स्टेट में सॉवरेंटी को निहित मानते हैं, और मानते हैं कि ये लेजिटिमेट सॉवरेंटी होती है, मतलब लेजिटिमेट पावर को यूज करने की सॉवरेंटी होती है यहाँ पे। ओके। एंड जॉन लॉक को हम देखेंगे तो जॉन लॉक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के वो माने जाते हैं, एक्सपोनेंट माने जाते हैं। बट इन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात नहीं की है, ये बल्कि कहते हैं कि सुप्रीम पावर कुड नॉट पोजेस बाय रूलर्स और गवर्नमेंट। मतलब जो भी सुप्रीम पावर होगी स्टेट के पास वो रूलर्स के द्वारा इंडिविजुअल पे या लोगों पे पॉजेस नहीं की जाएगी, ज़बरदस्ती की थोपी नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये एक तरह से पीपल्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ओके, स्टेट को कम देते हैं। रूसो पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं। ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। तो पॉपुलर सॉवरेंटी के जो एक्सपोनेंट हैं वो रूसो हैं, जीन जैकस रूसो, और ये फ्रेंच फिलोसफर थे। और ये कहते हैं कि जो पॉपुलर सॉवरेंटी होती है वो कॉमन पीपल में होती है, जिसको उन्होंने एक थ्योरी भी दी है, जनरल विल की थ्योरी दी है, कॉमन विल की थ्योरी दी है, जिसमें जनरल विल होते हैं ना एक्चुअल विल होते हैं। ठीक है। वो अलग से रूसो वाले वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एंड बेंथम क्या बोलते हैं, तो बेंथम जो है ये लीगैलिटी के सपोर्टर हैं। और कभी कभी ये आ जाता है कि लीगल सॉवरेंटी की बात किसने की है, या लीगैलिटी यानी कि हाँ, लीगल सॉवरेंटी की बात किसने की है, तो वो बेंथम है, सबसे बड़े एक्सपोनेंट माने जाते हैं। और ये मोरल वैल्यू के अगेंस्ट है, तो सॉवरेंटी में किसी भी तरीके के मोरालिटी को सपोर्ट नहीं करते थे। कभी कभी क्वेश्चन अब आ सकता है, ग्रोटियस मोरल सॉवरेंटी के सपोर्टर थे, बट बेंथम नहीं थे, मोरल वैल्यू के सपोर्टर नहीं थे बिल्कुल भी, बल्कि वो लीगैलिटी के सपोर्टर थे। और वो कहते थे कि सॉवरेंटी शुड जस्टिफाई हिज अथॉरिटी बाय यूजफुल लेजिस्लेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी होती है, मतलब सॉवरेंटी को ऐसे जस्टिफाई करना चाहिए कि वो एक लेजिस्लेशन के पास होनी चाहिए, एक लॉ के द्वारा होनी चाहिए, जो कि ये प्रमोट करे, जिसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि वो ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर
खुशी दे या ज़्यादातर सुख दे। ठीक है, जॉन ऑस्टिन आते हैं, ये भी लीगल सॉवरेनिटी के सपोर्टर हैं और ये बेंथम से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने मोरालिटी एंड लीगैलिटी को सेपरेट किया था। इन्होंने बताया मोरल चीज़ें, मोरल वैल्यूज़ अलग होती हैं एंड लीगैलिटी अलग होती है। साथ ही आपने ये हमेशा याद रखना है कि ये मोनेस्टिक थिंकर थे। ठीक है, मोनेस्टिक का मतलब ही होता है हु फॉलो वन सुप्रीम अथॉरिटी, यानी एक ही पावर को, एक ही सुप्रीम अथॉरिटी को जो फॉलो करते हैं उसको मोनेस्टिक थिंकर बोला जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मोनेस्टिक रिलीजन होता है जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, वो ये सपोर्ट करते हैं कि एक ही गॉड होता है, वैसे ये मोनेस्टिक थिंकर थे। ठीक है, तो मोनेस्टिक थिंकर थे, इसका मतलब एक ही सुप्रीम अथॉरिटी को प्रमोट करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। अगर एक ही सुप्रीम अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पावर को सेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये आपने सोचना है कि अगर जो मोनेस्टिक थिंकर को प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली वो पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा कि पावर एक में निहित हो या एक जगह निहित हो। और इनकी एक बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जो इन्होंने लिखी थी 1832 में। तो ये डिफिनेशन मैंने कीवर्ड में लिखा है, आपको समझा दिया है। अगर कैसा भी स्टेटमेंट आए आप उसको बना लीजिएगा कि जेन बोरोंडा ऑब्सोल्यूट परपेचुअल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ग्रोटियस मोरल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हॉब्स लेजिटिमेट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, लॉक कहते हैं नहीं, ऑब्सोल्यूट पावर को या परपेचुअल सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुप्रीम पावर लोगों के में निहित होनी चाहिए। दूसरों पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, बेंथम मोरल वैल्यू के अगेंस्ट है और लीगैलिटी के सपोर्टर हैं और लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हैं। वहीं जॉन ऑस्टिन भी लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये कभी कभी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आएगा, हाँ कभी कभी आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि सॉवरेनिटी का फीचर क्या है। तो आपको ये जान के रखना है कि सॉवरेनिटी परमानेंट होती है। ठीक है, और मतलब इसको अनइंटरप्टेड नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, और ये बहुत लंबे टाइम तक स्टेट में कंटिन्यू रहती है। तो वही बात है कि परमानेंट होती है, सॉवरेनिटी चेंज नहीं होती है। एंड एक्सक्लूसिवनेस मैंने वही बताया कि एक्सक्लूसिवनेस ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि विद इन द स्टेट देयर कैन बी ओनली वन सॉवरेन, यानी कि स्टेट के अंदर एक ही सॉवरेन होगा। देयर कैन नॉट मोर देन वन सॉवरेन इन द स्टेट क्लेमिंग द लीगल ओबीडियंस ऑफ द पीपल। मतलब एक ही स्टेट में एक ही की जो भी सॉवरेनिटी होगी, एक ही की सॉवरेनिटी होगी और कई लोगों की नहीं होगी, यानी कि पीपल पे जो भी रूल करेगा एक करेगा और पीपल को जो डिसीजन से बात करेगा एक ही होगा, ना कि दो। एंड ऑल कम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब ये है कि जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट और किसी अथॉरिटी के पास हो सकती है, किसी पर्सन के पास हो सकती है, किसी एसोसिएशन के पास हो सकती है या किसी ग्रुप के पास हो सकती है, एक टेरिटोरियल लिमिट्स में। एंड नो वन कैन बी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और इनमें से कोई भी एग्जैम्प्टेड नहीं है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के, अथॉरिटी ऑफ स्टेट के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सॉवरेनिटी है वो सब पे एप्लीकेबल हो सकती है। मतलब अगर एक स्टेट है वहाँ पे सावरेन स्टेट है, ठीक है, और उसके जो भी डिसीजन होंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि सॉवरेनिटी सभी के पास भी हो सकती है अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। एक व्यक्ति के पास अगर सॉवरेनिटी है तो अपने जुरिस्डिक्शन में वो स्वतंत्र है, सुप्रीम में अपने डिसीजन ले सकता है। एक ग्रुप के पास सॉवरेनिटी है तो वो अपने ग्रुप के लिए डिसीजन ले सकता है। वैसे तो ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब यही होता है। एंड एक होता है इनअलाइनेबिलिटी ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि सॉवरेनिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड विद और विदाउट
डिस्ट्रॉइंग सावरेंटी इटसेल्फ, यानी कि इसको सावरेंटी को अलग नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता कि स्टेट की सावरेंटी ये है और किसी और को सावरेंटी दे दिया जाए। नहीं, स्टेट की जो सावरेंटी होती है वो इनअलाइनेबल होती है। नो सावरेन कैन क्लेम टू बी सावरेन आफ्टर ceding its essential elements to another person. Okay, when ceded to another person, the original possessor of sovereignty ceases to be sovereign, hence sovereignty is inalienable. कहने का मतलब ये है कि sovereignty inalienable होती है। अगर किसी स्टेट के पास sovereignty है तो वो उसी के पास रहेगी, ओरिजिनल पोसेसर वही होता है। लेकिन जब उससे या उस स्टेट से किसी और के पास या उस पर्सन से किसी और के पास sovereignty चली जाती है तो वो कम या ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि सावरेंटी वही रहती है, उसकी पावर वही रहती है, बस पर्सन चेंज हो जाता है या स्टेट चेंज हो जाता है। इनडिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सावरेंटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिवाइडेड और अप और थिंड अमंग मोर देन वन पर्सन और वन स्टेट ऑर्गन। कहने का मतलब ये है कि सावरेंटी एक ही व्यक्ति में अगर है या एक ही स्टेट में है तो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, और एब्सोल्यूटनेस, अच्छा ये इंडिविजिबिलिटी को कभी कभी कंट्रोवर्शियल माना जा सकता है कि ये क्या बात हुई कि सावरेंटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ संघवाद में देखेंगे कि जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है, तो कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। और एब्सोल्यूटनेस का मतलब होता है कि जो सावरेंटी है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्सोल्यूटनेस। वो मतलब ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं कि सावरेंटी एब्सोल्यूट है और ये किसी से लिमिटेड नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जो सावरेंटी है ये डिनोट्स करता है कि स्टेट के अंदर या स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर जो भी पर्सन आते हैं, जो भी वो ग्रुप्स आते हैं, वो स्टेट के एब्सोल्यूट कंट्रोल में होते हैं। ओके, यानी कि एब्सोल्यूट होती है वो स्टेट की पावर। टाइप्स ऑफ सावरेंटी हम देखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूजुअली आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सावरेंटी में आपको बता दिया जाएगा इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और कुछ बता दिया जाएगा लीगल, बता दिया जाएगा कुछ, आप लोगों को बता दिया जाएगा पॉलिटिकल, बता दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी नया है। तो एक सावरेंटी होती है डी ज्योर सावरेंटी। डी ज्योर का मतलब होता है कि देयर इज़ नो कंट्रोल बट रिकॉग्नाइज। कहने का मतलब ये है कि a legal sovereignty may not exercise actual control over a territory occupied by the de facto or actual sovereignty। कहने को सुनिए पहले, ऐसे है कि ये क्या होती है कि अपने ही स्टेट में किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उन अपने स्टेट में रूल करने की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारी जो है यूरोपियन स्टेट को एक्सिस पावर ने ओवररन किया था, ठीक है, मतलब अपने कब्जे में लिया हुआ था। लेकिन जो वहाँ के लीडर्स थे, जो यूरोपियन लीडर्स थे, वो अपनी कंट्री में गवर्नमेंट ना बनाने के बजाय वो लंदन में बैठ के एक्साइल से, मतलब उनको जब बाहर निकाल दिया गया था तो वो लंदन में बैठ के सरकार बनाए थे, गवर्नमेंट बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको भले ही वो कंट्रोल नहीं किए हुए थे अपने स्टेट पे, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज मिला था, उनको पहचान मिली हुई थी कि हाँ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। एंड दस दे कंटिन्यू टू हैव डी ज्योर सावरेंटी ओवर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी डिस्पाइट द जर्मन ऑक्यूपेशन। जर्मनी का ऑक्यूपेशन होने के बाद भी यूरोपियन स्टेट ने बाहर रहते हुए अपने स्टेट के लिए गवर्नमेंट बनाई थी। ओके, एंड इसको कभी कभी लीगल राइट टू डू भी बोल देते हैं, यानी कि आपको लीगली वो सपोर्ट किया गया है, आपको लीगल वे में वो किया गया है, मतलब आपको पहचान दी गई है। एंड डी फैक्टो सावरेंटी का मतलब होता है कि कंट्रोल बट नॉट रिकॉग्नाइज।
डी फैक्टो का मतलब होता है कि आपने अपने स्टेट में कंट्रोल किया हुआ है, आप वहाँ रूल करते हैं, ठीक है, आपका कंट्रोल है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली हुई है। ओके, लाइक किसी ने यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी स्टेट में वो बाय फोर्स या ज़बरदस्ती वहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हैं, बट उनके उनके पास कोई लीगल बेसिस नहीं होता है। तो इस केस में उनको ये बोला जाता है कि उनको रिकॉग्नाइजेशन, उनको पहचान नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के लिए लद्दाख में अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो लद्दाख में नेफा चाइनीज़ गवर्नमेंट कंटिन्यूली बोलती है कि वो वहाँ पे वो मेरा अधिकार है, हमेशा बोलती रहती है। लद्दाख में नेफा वाला जो क्षेत्र है वो बोलती है वो मेरा अधिकार है, वो लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला गया है, पहचान नहीं मिली गई। वो कंट्रोल भले ही करता है, लेकिन उसको सारी दुनिया में किसी ने पहचान नहीं दी है कि हाँ वो उसका ही अधिकार है, बल्कि वो बोलते हैं भारत का है वो, ठीक है। एंड एक होती है टिटुलर सॉवरेनिटी। टिटुलर का क्या होता है, ये किंग या क्वीन, जो क्वीन होती हैं उससे डिनोट किया जाता है, मतलब जिनके पास कोई रियल पावर नहीं होती है। तो यानी कि देयर इज़ नो रियल पावर, ये नॉमिनल होते हैं। तो जैसे ब्रिटिशर्स किंग या क्वीन होती हैं, उनके पास कोई रियल पावर नहीं होती, वह नाम मात्र के वहाँ के राजा या रानी होते हैं। लीगल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इसको लॉ रिकॉग्नाइज सॉवरेनिटी बोला जाता है। लीगल यानी कि लॉ के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जो फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है वो लीगल सॉवरेनिटी में आती है। जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट, इंग्लैंड में जो कानून बनाने वाला जो कानून बनाता है वो पार्लियामेंट बनाता है, इसीलिए उनके पास लीगल सॉवरेनिटी है। एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लीगल सॉवरेनिटी के पीछे होती है, यानी कि इलेक्टोरेट भले ही लॉ बनाता है वहाँ का पार्लियामेंट, लेकिन जो उस मतलब जो उस पावर का जो अल्टीमेट शोज़ होता है, जो अल्टीमेटली पावर किसके हाथों में होती है, वो इसके पार्लियामेंट के बाद इलेक्टोरेट के पास होती है। एक होती है नेशनल सॉवरेनिटी। नेशनल सॉवरेनिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आया था, जो ये मानते हैं कि नेशन में सॉवरेनिटी को मानते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक फेमस डिक्लेरेशन था, वो याद रखना चाहिए कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। एंड कभी कभी इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी से मैच कर लिया जाता है, पर ये पॉपुलर सॉवरेनिटी नहीं है, ये अलग है। और ये बोलते हैं कि सॉवरेनिटी इज़ नॉट डिवाइडेड एंड फ्रैगमेंटेड अमंग द इंटायर पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी रेस्ट विद द नेशन पर्सोनिफाइड एज अ होल। तो ये नेशन में सॉवरेनिटी निहित मानते हैं, ना कि पूरी पॉपुलेशन में मानते हैं। तो ये था आज का सॉवरेनिटी की डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सॉवरेनिटी की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी हो गई, ऑस्टिन की थ्योरी हो गई जिन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी दी थी, और साथ ही प्लूरलिस्टिक थ्योरी हो गई सॉवरेनिटी की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।